हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 05 लेसन 7 कुछ प्रारंभिक राज्यों की अर्थव्यवस्था की तुलनात्मक संरचनाएं पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले की 2 वीडियो के अंदर में मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें, जिससे आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आए और पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में जो आपके बुक का क्वेश्चन है, जो इस सेगमेंट का क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको समझ में आए चीज़ें। अगर कहीं पे कोई चीज़ें छूटती हैं, आपको समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इवन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों लेसन। सबसे पहले हम लेसन के बारे में समझते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे कुछ प्रारंभिक राज्यों की अर्थव्यवस्था और तुलनात्मक संरचनाएं। इसका मतलब होता है क्या है? प्रारंभिक राज्य मतलब क्या? जो स्टार्टिंग के टाइम में, जब जैसे मान लो अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है, ठीक है, या फिर किसी भी राज्य का उदय हुआ, यूपी बना, ठीक है, बिहार बना, झारखंड बना। बिहार से मतलब झारखंड टूट के अलग हुआ। आज के समय में हम करंट एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, ठीक है। भारत से पाकिस्तान बना, ठीक है, पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, ठीक है, मतलब उनके 2 टुकड़े थे ना, अलग नया उदय हुआ, ठीक है। तो वहां से जिस समय से उदय हुआ उसको हम मानते हैं एक नया शुरुआत, प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग। उसी तरह का हम यहाँ पे कहते हैं प्रारंभिक राज्य, मतलब जो भारत पाकिस्तान से पहले के टाइम का था, जहाँ पे हम वंशों की बात करते थे, ठीक है, जहाँ पे मौर्य वंश आया, कुषाण वंश आया, सातवाहन वंश आया, गुप्त वंश आया, मुगल काल आया, ठीक है। जो इस तरह का पूरा सेगमेंट चला ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, उनका अर्थव्यवस्था का अर्निंग सोर्स क्या था, ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख जो अर्निंग सोर्स का आधार होता है, जैसे कृषि हो गया, शिल्प उद्योग हो गया, ठीक है, रेशम उद्योग हो गया, क्या था उसके बारे में हम जानते हैं। जानना मतलब इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे और हम एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे कि समय के साथ किस तरह से चीजें चेंजेस होती गई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले पार्ट के अंदर में हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के बारे में, दूसरे में हमने पढ़ा कुषाण साम्राज्य के बारे में, और आज की इस वीडियो के अंदर में हम सातवाहन और गुप्त साम्राज्य का पूरा स्टडी करेंगे और लास्ट में इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो पूरी वीडियो है इसी स्लाइड पे होने वाली है, ठीक है। तो आप अपना नोटबुक लेकर बैठें, जिससे आपको जो भी चीज़ें मैं बताऊं या जो भी चीज़ें मैं बोलूं आप समझ सको और उसको लिख सको, नोट डाउन कर सको, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। क्योंकि आप एमए हिस्ट्री की क्लास ले रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और ये सारा लेक्चर बेस होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा चीज़ों को, और वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सातवाहन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। सबसे पहले मैं बात करूं सातवाहन है क्या, तो सातवाहन ये वंशों के नाम पर, जितने भी वंश हुआ करते थे ना, जैसे मेरा नाम है विश्वजीत सिंह, ठीक है, तो मेरा लास्ट का सरनेम क्या लगा? सिंह लगा। तो अगर मान लो मैंने कोई एक साम्राज्य स्थापित करी, तो उस जो मेरा सरनेम के नाम पे ही वो साम्राज्य का नाम रहेगा, सिंह वंश, ऐसा करके ऐसा पड़ जाएगा। अगर मान लो कोई पासवान है, कोई मान लो अंबानी है, जैसे अंबानी है तो अंबानी वंश हो गया। गांधी जी का गांधी वंश चल रहा है, ठीक है, गांधी फैमिली के नाम से ऐसे बोला जाता है। तो इस तरीके के ही आधार पर जो सातवाहन वंश था, ठीक है, उनके साम्राज्य को हम सातवाहन साम्राज्य के तौर पर जानते हैं। साम्राज्य जो सातवाहन साम्राज्य, इसका उदय कब हुआ अगर इसके बारे में बात करें, तो अशोक की मृत्यु के बाद, जब सम्राट अशोक की मृत्यु होती है उसके बाद सातवाहन साम्राज्य का उदय देखा जाता है। सातवाहन साम्राज्य का उदय का अगर तिथि की बात करें, डेट का अगर बात करें, तो 230 ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी तक पूरा इनका साम्राज्य चलता है, ठीक है, 230 से दूसरी शताब्दी तक। और सबसे पहले जो सिक्के जो चले थे, सिक्के का प्रचलन हुआ शीशे के सिक्के का, ठीक है, जिसे कांसे सिक्के कहते हैं ना, अलग अलग तरह के सिक्के होते हैं। तो शीशे का जो सिक्के का प्रचलन हुआ वो सातवाहन साम्राज्य के अंदर में ही देखा जाता है। सातवाहन साम्राज्य के जो संस्थापक थे उसको सिमुक को माना जाता है, सिमुक को माना जाता है, जिन्होंने 23 साल तक अपना साम्राज्य का प्रचलन मतलब चलाया, अपना साम्राज्य का प्रशासन किया, ठीक है, समझ में आता है। सिमुक सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। इनकी अर्थव्यवस्था के अंदर में हम 2 चीजें को फोकस करते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था और हस्तशिल्प उद्योग और व्यापार के बारे में, ठीक है। तो कृषि अर्थव्यवस्था सभी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के तौर पे देखी जाती है, ठीक है। पूरे टॉपिक में हम अर्थव्यवस्था को जब फोकस कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ कि एक किसी भी जगह का अर्निंग सोर्स क्या है, किस तरह से उसको मेंटेन किया जाता है, रूल रेगुलेशन कैसे बनाए गए हैं। जैसे अभी मान लो आज आपका 31 जनवरी है, ठीक है, और कल हमारा आने वाला है बजट,
ठीक है, यूनियन बजट जिसे हम कहते हैं, केंद्रीय बजट आने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि भारत को चलाने के लिए, भारत का मतलब जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए क्या क्या चीज़ें लाया जाएगा। ठीक है, हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनके थ्रू क्या क्या चीज़ें ऐड किया जाएगा, क्या चीज़ को घटाया जाएगा, क्या चीज़ को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, किस तरह से पिछला साल रहा है, किस तरह का अब आने वाला समय होगा, उसके बारे में कल हमारा बजट पास होगा। ठीक है, कल परसों जो भी है 1 या 2 फरवरी को आपका आ जाएगा। तो वहाँ पे भी हम बजट को देखते हैं, और इस सेगमेंट में भी जो हम सातवाहन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी एक तरह का बजट के बारे में ही हम बात करते हैं कि किस प्रकार का उनका बजट है, किस प्रकार से वो कृषि पे फोकस करते थे, किस प्रकार से वो शिल्प उद्योग पे फोकस करते थे, हस्तशिल्प पे फोकस करते थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब आगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हो या किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसके बारे में आपको पता कैसे चला, स्रोत क्या है, आपके जानकारी का स्रोत क्या है। तो किसी भी चीज़ की जानकारी के स्रोत 2 तरह के होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। ठीक है, यहाँ पे भी 2 तरह के मिल जाते हैं, एक पहला हो जाता है साहित्यिक और दूसरा हो जाता है पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब क्या होता है, जो पुराने किसी चीज़ से मिले हैं। जैसे मान लो आपने खंडर को खोदाई करी तो वहाँ से आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिली। ठीक है, सिक्के मिले, मृत भांड मिले, ठीक है, और भी तरह की चीज़ें मिले, तो वो पुरातात्विक हो गया। ठीक है, बर्तन मिले, वो सारे पुरातात्विक। पर साहित्य के अंदर में क्या हुआ कि किसी का बिल रिसिप्ट मिला। ठीक है, मान लो किसी ने अभिलेख लिखे, किसी ने बायोग्राफी लिखी, किसी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो भी चीज़ें लिखी उसको मिल रहा है, किताबें मिल रही हैं। ठीक है, यात्रा वृत्तांत मिल रहा है, कोई यात्री वहाँ से गुजरा, उसने देखा, लिख लिया, कोई पेंटिंग मिल रही है, कोई मूवी मिल रही है, जो भी व्हाट्सोएवर, वो सारे बन जाते हैं आपके साहित्यिक स्रोत के अंदर में। ठीक है, समझ में आता है। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सातवाहन साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं। तो सातवाहन साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत पे सबसे पहले आते हैं पश्चिमी भारत के समकालीन शक क्षत्रपकों के अभिलेख। जो शक क्षत्रपक थे, जो शक वंश के, जो सातवाहन वंश के अंदर में शक वंश आता है। ठीक है, शक वंश के जो क्षत्रपक थे, जो क्षेत्रीय थे, उनके द्वारा लिखे गए अभिलेख इनके स्रोत के तौर पे देखे जाते हैं। दूसरा, सातवाहन साम्राज्य के अंदर में जो सिक्के चलाए गए थे, शीशे के सिक्के चलाए गए थे, उन सिक्कों को भी ये स्रोत के तौर पे देखते हैं, क्योंकि सिक्कों से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अर्थव्यवस्था का। वो मैं अभी बताऊंगा आपको आगे कि सिक्कों से कैसे क्लियर होता है, और इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन भी है आपकी बुक के लास्ट में। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे दिख जाता है यूनानी रोमन साहित्य। जो यूनानी लोग थे, जो आना जाना हो रहा था, कुषाण वंश से यूनानी लोगों का बहुत ज़्यादा भारत के अंदर में आना जाना प्रचलन में आ गया था, और यूनानी लोगों के द्वारा जब आना जाना हो रहा था तो उनके द्वारा साहित्य लिखे गए थे, वो भी एक तरह के साम्राज्य की स्रोत के तौर पे देखे गए। ठीक है, हर साम्राज्य के जितने भी आप पढ़ रहे हो ना इसके अंदर में, वहाँ पे यूनानियों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें यूनानी का सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट साहित्य देखा जाता है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, इसको माना जाता है। दूसरा हो गया प्लिनी कृति का नेचुरल हिस्ट्री या फिर जियोग्राफिक। इन 3 जो थे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सातवाहन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए कि उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कृषि अर्थव्यवस्था की। कृषि अर्थव्यवस्था की बात करें तो समृद्ध अर्थव्यवस्था थी कृषि की। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था थी। पैदा होने वाली फसलों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक थी। ठीक है, जिसमें अगर प्रमुख फसल की बात करें तो नारियल और काली मिर्च होती। ठीक है, अभिलेखों से ये पता चलता है कि जो फसलों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसमें प्रमुख फसल के तौर पर नारियल और काली मिर्च को माना जाता है। ठीक है, अगर नारियल के बगानों की बात करो तो एक एक बगान के अंदर में 8000 से अधिक पेड़ मिलते थे। ठीक है, और गोदावरी कृष्ण नदी के बीच, अगर मतलब गोदावरी कृष्ण नदी की बात करोगे जो सातवाहन साम्राज्य के अंदर में, तो गोदावरी कृष्ण नदी में चावलों की खेती की जाती थी। नदी में नहीं, किनारों पे आसपास में, क्योंकि चावल की खेती के लिए क्या चाहिए होता है, पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा पानी की उपलब्धता रहेगी तब आप अच्छे चावल की खेती कर पाओगे। तो जो गोदावरी और कृष्णा नदी थी वहाँ पर पानी की उपलब्धता रहती थी, जिसके कारण से चावल की खेती की जाती थी। ठीक है, साथ साथ अगर बात करोगे ताप्ती, गोदावरी, कृष्ण, नर्मदा और कृष्णा नदी में कपास की भी खेती देखी जाती थी। नदी में नहीं, नदी के आसपास में। ठीक है, यहाँ पे मैं नदी में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं नदी के अंदर में घुसकर। ठीक है, दोबारा से एक बार लाइन में रिपीट करता हूँ, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा नदी के आसपास में कपास की खेती बहुत ज़्यादा की जाती थी। ठीक है, और ये जितने भी खेती के लिए किए जाते थे ना, इससे क्या होता था, अब कपास मान लो मैं बहुत ज़्यादा उगा रहा हूँ तो उससे क्या होगा कि भैया अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है तो दूर दूर से लोग कपास खरीदने के लिए मेरे पास आएंगे। चावल अगर मैं खेती कर रहा हूँ, दूसरी जगह उपलब्धता नहीं है पानी की, मेरे पास है, तो दूसरे साम्राज्य से मेरे पास लेने के लिए आएंगे। ठीक है, अगर नारियल की उपलब्धता मेरे पास है, दूसरी जगह पर नहीं है, तो नारियल हमारे यहाँ से खरीदने के लिए आएंगे। ठीक है, तो इसके कारण से जो व्यापार था वो बढ़ता था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर में, इकोनॉमी के अंदर में बूस्ट आती थी, बढ़ती थी, तरक्की होता था। ठीक है, समझ में आता है।
इस तरह से। अब जैसे आप आज के करंट एग्जांपल लोगे तो जिनके पास पेट्रोलियम है तो हम क्या करते हैं भाई, जिनके पास है हम उनसे जाते हैं लेने के लिए, हमारे पास नहीं है तो हम खरीद के लाते हैं। तो उनकी अर्थव्यवस्था में विकास होता है, उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान मिलता है हमारे थ्रू, हम जब खरीदते हैं तो उनको पे करते हैं। उसी तरीके से जहाँ पे जो चीज़ें उपलब्धता ज़्यादा थी दूसरी जगह पे खरीद के ले जाते थे। ठीक है, जैसे मान लो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ गोदावरी इधर पानी की संख्या ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पे चावल की खेती होती है, पर राजस्थान में सूखा है तो चावल खरीद के ले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इस तरह से पूरा चलता था। सिंचाई की उपलब्धता भी अच्छी खासी राजाओं द्वारा की गई थी, जिसके अंदर में राजा रुद्रमन प्रथम के द्वारा, ठीक है, 130 ईसा पूर्व से लेकर 150 ईसा तक वो चले, ठीक है, उन्होंने राज किया, उनके द्वारा सिंचाई की उपलब्धता करवाई गई। सिंचाई की उपलब्धता के अंदर में क्या होता था कि जैसे तालाब खुदवाना, कुएं खुदवाना, ठीक है, अलग अलग तरह से पानी का भंडारण करवाना, बारिश की पानी का इकट्ठा करवाना, ये सारी चीज़ें रहती थी उसके अंदर में। ठीक है, भूखंडों का दान, जैसे जमीन का दान देना भी यहाँ पे प्रचलन में देखा गया। ठीक है, जमीन का दान अलग अलग सेगमेंट में दिया जाता था। यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट का अर्थ है ये है कि जैसे मान लो आपके घर में किसी पंडित जी ने पूजा करवाया, पंडित जी से खुश होकर आपने दान दे दिया, किसी गरीब ने आपकी जान बचाई है, कुछ भी किया तो उसको आपने खुश होकर दान दे दिया। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादातर समय टाइम पे भूखंडों का दान, जमीनों का दान किया जाता था। इवन अगर नॉर्मली आप यूपी या बिहार से बिलोंग करते हो, या फिर आपकी फैमिली विलेज में रहती है, कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आपकी फैमिली विलेज में रहती है, आपके दादा या परदादा आपके अभी भी जिंदा हैं, तो आप उनसे पूछोगे तो वो भी आपको बता पाएंगे कि किस तरह से दान दिया जाता था। मुझे कुछ स्टोरीज याद है तो मैं आपको बताऊं। जैसे मेरे दादा कहते थे कि पहले जो लोग होते थे, जैसे पहले गाँव में ना बहुत दूर दूर लोग बसे होते थे, तो आपस में डर भी रहता था कि यार अकेले हैं, बहुत दूर में बस गए, तो वो दूसरे लोगों को बुलाकर लाते थे। अब बुलाकर लाते थे, भाई तुम्हारे पास आकर क्यों रहेगा, उसके पास ना सुविधा है ना कुछ, तो लोग क्या करते थे, उनको खाने पीने के लिए चीज़ें देते थे और ज़मीन भी दे देते थे, लो रहो। आप अपने घर में अक्सर जब बात करोगे ना तो पता चलेगा ये वाली ज़मीन आपकी थी, आपके दादा ने उनको बसा दिया, ठीक है, उनको ला कर रखा। तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, हमारे घर में तो है, आप अपना घर में है या नहीं है देखिएगा, बताइएगा मुझे भी कमेंट करके, ठीक है, कि इस तरह की चीज़ें होती है या नहीं। देखो जो हिस्ट्री है दोस्तों, हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अपनी रियल लाइफ से इंक्लूड कर पाओगे, ठीक है, मैच कर पाओगे कि यार ऐसा तो मेरे साथ भी होता था, ऐसा तो हम भी देखते हैं। अब जैसे देखो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में, हमने यहाँ पे अर्थव्यवस्था को अपने बजट से देखा, ठीक है, बजट के नज़रिए से देखा कि हमारे यहाँ पे भी इस तरह का बजट आता है, तो मतलब समय के साथ किस तरह से परिवर्तन होता जा रहा है। ठीक है, पहले जो बजट का डेट होता था कुछ और होता था, आज हम फरवरी में बजट पेश करते हैं। ठीक है, तो समय के साथ क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो उन्हीं परिवर्तनों को हम इस वाले चैप्टर के अंदर में भी देखते हैं कि मौर्य वंश में क्या था, कुषाण वंश में क्या था, सातवाहन वंश में क्या है, और गुप्त साम्राज्य के अंदर में क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, समझ में आता है, यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं हस्तशिल्प उद्योगों के बारे में। हस्तशिल्प उद्योग क्या होता है, मतलब हाथ से बनाई गई कलाकृतियाँ। ठीक है, जैसे हाथ से नक्काशी की जाती है, अलग अलग तरह की चीज़ें की जाती हैं, तो उनके बारे में और उनके व्यापार के बारे में हम बात करते हैं। तो दस्तकारों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक थी। दस्तकार होते क्या है, कमेंट करके ये भी बताइएगा मुझे, दस्तकार होते क्या है, आपका क्वेश्चन ऑफ द वीडियो यही रहेगा। ठीक है, दस्तकार होते क्या है, गूगल कर सकते हो, ईजी है, बट मैं कहूँगा कि आप एक बार थोड़ा सा बुक को पढ़िएगा, बुक को पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आएगा वो मुझे बताइएगा दस्तकार आपके हिसाब से होते क्या है। तो सातवाहन साम्राज्य के अंदर में दस्तकारों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक थी। संगठित श्रेणी में दस्तकारों की उपलब्धता थी। संगठित श्रेणी का मतलब क्या होता है, एक तरह से पूरा यूनियन ग्रुप जो हर एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो चलते थे, जिसमें अगर मान लो मैंने कोई चीज़ तैयार करी, कोई प्रोडक्ट तैयार किया, तो उसकी कीमत क्या होगी, तो एक ग्रुप है पूरा, वो डिसाइड करेगा कि ये इसकी कीमत है, उसके ऊपर में कितना टैक्स हमें भरना है सरकार को, मतलब जो वहाँ का राजा है उसको कितना पे करना है, वो एक संगठन तय करेगी। ठीक है, और नियम क्या है बेचने के, नियम किस तरह से खरीदने के, वो सारा क्या है एक संगठन तैयार करे तो बताएगी, मतलब वो सारा रेगुलेट करेगी। तो एक संगठित व्यापार क्षेत्र के तौर पर सातवाहन साम्राज्य को देखा गया। दस्तकार के अंदर में अगर आप देखोगे कौन कौन से आते थे, वहाँ पे कई तरह के दस्तकार देखने के लिए मिले। मैं तो आपको दो चार बताता हूँ, आपकी बुक में बहुत सारी लिस्ट बताया गया है, जिसमें बढ़ई, सरकंडे के काम करने वाले, ठठेरे जो बर्तन को बनाने वाले होते हैं, वस्त्रकार, माला बनाने वाले, सुनार, लुहार, इस तरह के होते थे, और इनके अलग अलग नाम होते थे। मैं आपको ईजी के लिए आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी बुक में अलग अलग नाम दिया हुआ है, जैसे बढ़ई को बृहदक कहा जाता था। ठीक है, ये पूरा इस तरह से चलता है। शिल्प उद्योग की बात करो तो राजस्व का प्रमुख साधन था, ठीक है, या प्रमुख स्रोत था शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग क्या होता है, पत्थर के ऊपर में जो कलाकृतियां की जाती है ना, शिल्प, ठीक है, उसको हम शिल्प उद्योग के तौर पर देखते हैं। ठीक है, शिल्प उद्योग के तौर पर देखते हैं। तो शिल्प उद्योग क्या था, एक राजस्व का प्रमुख साधन के तौर पर देखा गया, और खनन कार्य पर
राजा का विशेष अधिकार होता था। अगर मान लो खुदाई उदाई कर रहे हो आप, ठीक है, माइनिंग कर रहे हो, जिसमें कोयले की खदानें हो गई, हीरे की खदानें हो गई, किसी भी तरह के खनन जो कार्य होते थे उस पर राजा का विशेष अधिकार होता था। आप बिना राजा के परमिशन के आप ये सारे कार्य नहीं कर सकते थे। ये सातवाहन साम्राज्य के अंदर में पूरा अर्थव्यवस्था उनकी थी। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों? यहां तक हमारा सातवाहन साम्राज्य हो गया। आगे हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका यहां से आता है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें गुप्त साम्राज्य का, तो गुप्त साम्राज्य को एक स्वर्ण युग, गोल्डन एरा के तौर पे देखा जाता है। गोल्डन एरा कहते हैं ना कि भाई एकदम गोल्डन एरा था, स्वर्ण युग था, तो गोल्डन एरा के तौर पे हमारा गुप्त साम्राज्य जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी की बात करो तो पाटलिपुत्रा गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका वीडियो का ये बनता है दोस्तों, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? ठीक है, और कहाँ पर पड़ता है? गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग के तौर पे देखा जाता था। गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर में कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है और किस राज्य में पड़ता है अभी करंट में। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी होगी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के अंदर में जो महाराजा धीराज के तौर पे जाने गए, जो मतलब बहुत बड़े राजा के तौर पे देखे गए, श्रीगुप्त, जो जिनका जो शासनकाल रहा 240 से लेकर 280 ईसा तक चला। चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 319 से लेकर 335 तक चला। और विष्णुगुप्त, जिनका शासनकाल 540 से लेकर 550 ईसा तक चला। ठीक है, ये महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण करी। ठीक है, जिसके अंदर में मतलब सबसे ज्यादा फेमस राजा थे। जैसे आप मौर्य वंश की अगर बात करोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ना सीधा अशोक का नाम आता है। बीच में कितने सारे राजा है पर उन सब का नाम नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि इनके जो कार्य थे वो बहुत ज़्यादा अलग थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा विशेष थे। अगर आप अपने भारत के भी बात करोगे ना दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्रियों की बात करोगे कि भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे, तो आप ना जवाहरलाल नेहरू से शुरू करोगे, इंदिरा गांधी आएगी। ठीक है, इंदिरा गांधी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी शायद आप इंक्लूड करो थोड़ा सा, या नहीं भी, और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी पे आ जाओगे। बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी भूल जाओगे आप, और भी पता नहीं कितने आए, आप उन सबको भूलते हुए चले जाओगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इनको याद करोगे क्योंकि इनके टाइम में युद्ध हुआ। इंदिरा गांधी, इन्होंने बहुत अच्छे से रेगुलेट किया, आपातकाल लागू किया। उसके बाद में आपके अटल बिहारी वाजपेयी, इनके टाइम पे भी युद्ध हुआ। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने एलपीजी की नीति लाई थी, इसके कारण से इनको जाना जाता है। उसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी, इनके कार्य में राम मंदिर और ये सब धारा 370 हटा। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके से सेगमेंट चलता है। तो मतलब क्या है, इसके बीच में और भी कई तरह के प्रधानमंत्री आए, पर हम उनको याद नहीं रख रहे क्योंकि उनका कार्यकाल उतना विशेष नहीं रहा। ठीक है, पर सेम इसी तरह से यहां पर भी हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, समझ में आता है? गुप्त साम्राज्य के स्रोत क्या हैं जानने के, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है। तो गुप्त साम्राज्य के जो जानकारी है पुरातात्विक और साहित्यिक दो स्रोतों के थ्रू पता चलता है, जिसमें गुप्त शासकों के जो अभिलेख थे वो साहित्यिक स्रोत पे जाने गए, और उनके द्वारा जो वहाँ पे मृतभांड, सिक्के, बर्तन, ये सारी चीज़ें मिले, वो पुरातात्विक स्रोत के तौर पर जाने गए। ठीक है, अमर सिंह के द्वारा एक अमर कोश लिखा गया। ठीक है, साहित्यिक ग्रंथ के तौर पर अमर सिंह के द्वारा एक अमर कोश नाम का एक ग्रंथ लिखा गया, जिसके थ्रू भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत सारा जानकारी मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो कृषि अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे भूखंडों या ग्रामों का दान, पूरे पूरे गाँव का दान किया जाता था। आप थोड़ा सा महाभारत में आते हैं। महाभारत के अंदर में जब पांडव कौरव से भी मांग रहे थे कि भाई मुझे 5 गांव दे दो, हम चले जाएंगे। तो 5 गांव दे दो मतलब क्या, 5 गांव का हमें दान दे दो। ठीक है, वो जब आए थे अपना मतलब पूरा वनवास लेकर के, भाई हमें 5 गांव दे दो, हम चले जाएंगे, हमें कुछ और नहीं चाहिए भैया, 5 गांव दे दो, हम खुश हैं 5 गांव में। पर मानने से मना कर दिया था धृतराष्ट्र ने। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है भूखंड या ग्राम का दान किया जाता था। ठीक है, पूरे पूरे गांव का दान कर दो या भूखंड का दान कर दो। और भूखंड का जो दान होता था या फिर वो मंदिर के लिए, अलग अलग सेगमेंट, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से देखा जाता था, उसके लिए वो दान किए जाते थे। ठीक है, परती जमीन को खील कहा जाता था। परती जमीन होता क्या है, तो खाली जमीन, जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसको परती कहते हैं। ठीक है, तो परती जमीन को वहाँ पे खील कहा जाता था। अप्रभव करके ना एक होता था, जिस जमीन पर कभी खेती ना हो उसे हम अप्रभव कहते थे। ठीक है, और भूमि को मापने के लिए 2 छड़ियों का उपयोग किया जाता था। 2 तरह के छड़ियों का उपयोग किया जाता था। जैसे छड़ियों की अगर हम बात करें तो 2 तरह की छड़ियाँ होती थी, जिसमें उनकी जो अनुपात देखोगे तो 8 × 9,
ठीक है, 6 × 9 और 9 × 9 इस तरह करके उनका माप होता था। ठीक है, जिसमें उन छड़ियों का उपयोग किया जाता था। छड़ियाँ होती क्या है, मतलब जैसे आप मान लो आपके ज़मीन का एक टुकड़ा है, तो इसको नापने के लिए 2 तरह की छड़ियाँ उन्होंने बना रखी थी, अलग अलग साइज़ की, जिसमें 8 × 9 हो गया, 6 × 9 हो गया और 9 × 9 हो गया, इस तरह की। उसके थ्रू वो नापते थे कि कितना उस खेत का या फिर उस ज़मीन की मतलब पूरा क्षेत्रफल कितना निकल रहा है। ठीक है, भूमि को नापने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। सिंचाई की अगर हम बात करें तो कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक सिंचाई की उपलब्धता ज़्यादा नहीं थी गुप्त काल में, तो राजाओं द्वारा कृत्रिम सिंचाई की उपलब्धता करवाई गई। कृत्रिम सिंचाई क्या होता था कि मतलब ज़मीन से पानी निकाल कर सिंचाई करवाना, ठीक है, कुएं का निर्माण करवाना और नहरें खुदवाना, ठीक है, ये सब चीज़ करवाना, बारिश के पानी का इकट्ठा करवाना, ये सारे करवाना, तो उसको कृत्रिम सिंचाई के तौर पर देखा गया। ठीक है, चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल के तौर पे जाना गया गुप्त काल में। जौ, मटर, मसूर, गेहूं और दालें, गन्ने, ये सारे प्रमुख फसलों के तौर पर गुप्त साम्राज्य के अंदर में ट्रीट किए गए। ठीक है, समझ में आता है। आगे हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो गैर कृषि प्रणाली, जो आप गैर कृषि उत्पादन कर लो, जो यहाँ पे जहाँ पे हमारा व्यापार के बारे में बात करते हैं, तो गैर कृषि उत्पादन के अंदर में आपकी शिल्प जो थी वो बाहरी विविधता के अंदर में उपलब्धता थी। शिल्प की, शिल्प जो होता है, शिल्प पत्थरों पे नक्काशी की जाना, भारी विविधता के अंदर में उपलब्धता, मतलब क्या हो जाता है कि बहुत डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरह की वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी। आप जाते हो दुकान के अंदर में किसी कपड़े को लेने के लिए, किसी मूर्ति, कुछ भी लेने के लिए जाते हो, तो आप क्या कहते हो, भैया और दिखाओ, भैया और दिखाओ, मतलब क्या, वैरायटी आप ढूंढते हो, अलग अलग वैरायटी, जिससे आप पसंद कर पाओ एक चीज़ को और उसको ले पाओ। तो यहाँ पर भी गुप्त साम्राज्य के अंदर में वैरायटी बहुत ज़्यादा उपलब्ध थी शिल्प को लेकर। ठीक है, लोहे के काम की बहुत ज़्यादा महत्व था यहाँ पे, और लोहे के काम का बहुत ज़्यादा तरक्की इस बात से एग्जांपल लगाया जाता है कि दिल्ली के मेहरौली, आपने सभी ने गए होंगे, कुतुब मीनार गए होंगे आप में से बहुत सारे बच्चे। कुतुब मीनार के अंदर में जो मेहरौली में पड़ता है दिल्ली के, वहाँ पे एक लोह स्तंभ लगा हुआ है, लोहे का एक खंबा लगा हुआ है, स्तंभ लगा हुआ है, जो जंग से मुक्त है। ठीक, सोचो, वो बारी ऐसी खुले में लगा हुआ है, ये भी नहीं कि ढक वक के रखा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, और पता नहीं कितने साल से लगा हुआ है। ठीक है, कितने 100 साल से, साल नहीं 100 साल से लगा हुआ है। ठीक है, कोई आइडिया नहीं, और अभी तक उसमें कोई जंग का प्रमाण नहीं मिलता कि जंग है, जंग लगा है उसमें। ठीक है, वो लोह स्तंभ था। ठीक है, लोह स्तंभ है, जिसका ये कहा जाता है कि गुप्त वंश के अंदर में जो लोहे का उपयोग था वो बहुत ज़्यादा अधिक विकसित था। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल महरौली को दिया जाता है। उसी तरह इलाहाबाद के अंदर में तांबे का अनेक बर्तन मिलते हैं, तांबे के बर्तन मिलते हैं, जो पुरातात्विक स्रोत के तौर पे हम देखते हैं, और वहाँ पे भी तांबों का उपयोग किया जाता था। रेशम उद्योग विकसित हुआ। ठीक है, रेशम उद्योग का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ, अलग अलग जगहों पे रेशम के उपयोग किए जाने लगे, जिसमें गुजरात एक प्रमुख स्थल बनता है जहाँ पे रेशम का उपयोग किया जाता है। अलग अलग जगह से लाके वहाँ पे कपड़ों का रंगना, ठीक है, बनाना। आज भी गुजरात को एक कपड़े का उद्योग केंद्र के तौर पे देखा जाता है। साड़ियाँ जो आती हैं ज़्यादातर गुजरात से आती हैं बनकर। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपलब्धता है रेशम के कपड़ों की, अलग अलग तरह की चीज़ों की। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे हाथी दांत का अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, माला हो गया, घर में सजावट के सामान हो गए, इस तरह की चीज़ें होती थी, और वो व्यापार में उपयोग किया जाता था। तो यहाँ से देखा जाता है कि इनका व्यापार जो था वो बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा था इन सब चीज़ों के कारण से। ठीक है, आगे हम बात करें श्रेणियाँ के अंदर में, तो आधिकारिक मोहरें होती थी, जो अलग अलग राजा होते थे, या फिर अलग अलग जैसे एक राजा है उसके अंदर में एक अलग अधिकारी काम करता है। आपने गेम ऑफ थ्रोन देखा है क्या? यहाँ पे इस एग्जाम्पल को, श्रेणियाँ को समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका गेम ऑफ थ्रोन से आ जाता है। गेम ऑफ थ्रोन के अंदर में जितने भी मंत्री होते हैं या जितने भी राजा होते हैं, उनके सबके पास एक अलग अलग मोहरें होती हैं। ठीक है, जैसे आप लिटिल फिंगर था, लिटिल फिंगर का जो मोहर थी पेंगुइन थी। ठीक है, तो लिटिल फिंगर ने अपना खुद का मोहर बना रखा था। ठीक है, वहीं जो उसके आर्या के जो फादर थे, ठीक है, आर्य के जो फादर थे स्टॉक जिसको हम कहते हैं, उनके पास वुल्फ का भेड़िए वाला एक उनका अपना मोहर था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अलग अलग जो राजा होता था या फिर उसके बाद में अधिकारी होते थे, हर अधिकारी का एक आधिकारिक मोहरे होती थी, उनके नाम की एक अलग से निशानी हुआ करती थी। अगर उनके द्वारा कोई रूल रेगुलेशन जारी किया गया तो वो अपना लगाएंगे। ठीक है, आज के समय में भी ये चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो कोई जल मंत्रालय ने कोई रूल पास किया, वित्त मंत्रालय ने कोई रूल पास किया, कानून मंत्रालय ने रूल पास किया, रेल मंत्रालय ने रूल पास किया, तो अपना मोहर लगाएगा और मोहर पे उस पर लिखा रहेगा रेल मंत्रालय। ठीक है, कानून मंत्रालय। ठीक है,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इस तरह से लिखा रहेगा तो सेम वो चीज़ वहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा आप बात करें तो श्रेणियों के अंदर में यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अगर इसका कुमारगुप्त प्रथम का देखोगे तो 415 से लेकर 455 तक उनका पूरा शासनकाल चलता है, और उसके बीच में महान सूर्य मंदिर का मतलब अद्भुत बड़ा विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। स्वर्ण मुद्रा प्रणाली के अंदर में स्वर्ण मुद्रा का बहुत ज़्यादा भरमार देखने के लिए मिला। ठीक है, जैसे कि पहले तो सीसा का चलता आ रहा था, अलग अलग तरह के तांबे पीतल इन सब के चलते आ रहे थे, पर आगे चलकर उन्होंने स्वर्ण मुद्रा का निर्माण करवाया गुप्त साम्राज्य के अंदर में। और स्वर्ण मुद्रा का जो वजन होता था, पहले 124 ग्रेन होता था वजन, उसको बढ़ाकर 144 ग्रेन किया गया। ठीक है, समझ में आता है। तो ये पूरा आपका सेगमेंट जो पूरा चैप्टर था खत्म हो जाता है। यहाँ पर हमने चारों साम्राज्यों के बारे में पढ़ लिया। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, सेकंड पार्ट में हमने कुषाण वंश के बारे में पढ़ा, थर्ड में हमने सातवाहन और गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन बन जाते हैं। व्यापारिक गतिविधियों से नगरीय किस प्रकार से संबंधित था, मतलब जो व्यापार को लेकर गतिविधि होती थी उसको नगर किस प्रकार से इम्पैक्ट होता था, संबंध कैसा था, ये बताना है। ठीक है, जिसमें आप बताओगे कि इस तरह से लोग मतलब अगर व्यापार बढ़ रहा है तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, नगर अगर मान लो आज के समय में जो भी नेता है भारत के एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो ये क्यों कहता है कि हमें दिल्ली जाना है, या कोई भी फैसला दिल्ली में ही क्यों हुआ, क्योंकि दिल्ली के अंदर में सारी कुछ सुविधा अवेलेबल है। अगर कोई भी केस पेंडिंग है तो आपको सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में ही है। ठीक है, दिल्ली में अपील करना इजी है। अगर जो किसान थे, जो भी आंदोलन हुआ, सारे दिल्ली में ही क्यों आए, क्योंकि दिल्ली में ही सारे नेता रहते हैं। यहाँ पे उनकी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सुना जाएगा। ठीक है, उनकी मीडिया उनको जल्दी कवर करेगी क्योंकि ये राजधानी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बात हो जाती है कि अगर व्यापारिक गतिविधियां से नगरी किस प्रकार से संबंधित था। अगर व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती है तो नगर विकास करेगा। ठीक है, नगर के अंदर में तरक्की होगी, वहाँ पे चीज़ें सुधरेंगी, वहाँ पे एक रूल रेगुलेशन चलेगा। जैसे आप दिल्ली के अंदर में क्या है कि हर सड़क पे एक अच्छा सा खासा ट्रैफिक का एक नियम है। ठीक है, हर जगह का एक नियम है, रूल रेगुलेशन है। पर अगर आप अगर बीहड़ इलाके में चले जाते हो तो वहाँ पे कोई इस तरह का रूल रेगुलेशन नहीं है। आप अगर खेत में गाड़ी चला रहे हो तो आप टेढ़ा जाओ, उल्टा जाओ, एक हाथ से चलाओ, दो हाथ से चलाओ, बिना हेलमेट के चलाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट को। बट अगर आप दिल्ली के अंदर में हो, एक रोड प्रॉपर रोड पर या किसी हाईवे रोड पर, तो वहाँ पे एक रूल रेगुलेशन उसके हिसाब से आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो चीज़ें बदल रही थी। यहाँ पे आ जाता है 300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के बीच में नगरों के उदय का विकास के संदर्भ में प्रश्न की विवेचना कीजिए। अब आपको ये बताना है कि किस प्रकार से विकास हो रहा था। आपको मैंने चारों जो साम्राज्य थे उनके बारे में पढ़ाया। अब आपको खुद कंपेयर करना है कि एक से दूसरे में किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, दूसरे से तीसरे में किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, तीसरे से चौथे में किस प्रकार से चेंजेस आया। जैसे पहले वाले में सिक्के पत्थर या फिर मिट्टी के होते थे, दूसरे वाले में सिक्कों का प्रचलन बंद किया गया, अलग अलग तरह के सिक्के लाए गए, अलग अलग तरह की चीज़ें लाई गई। तीसरे में शीशे के सिक्के और अलग तांबे के सिक्के का उपयोग किया जाने लगा। फिर आपका जो गुप्त वंश आता है वहाँ पर सोने के सिक्के आ जाती हैं। ठीक है, तो किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, विकास किस तरह से हो रहा है, वो सारी चीज़ें बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिक्के एक एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ आपको समझाया है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ इस वाले को, कि मुद्राओं के अध्ययन के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, मुद्राओं के अध्ययन के आधार पर साम्राज्यों की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। जो आपके सिक्के हैं उसके बेस पर आप किस प्रकार से उनके साम्राज्यों की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कर सकते हो। अगर मान लो गुप्त वंश ने सोने के सिक्के चलाए, ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं चलाएं, तो हम उनको क्या मानेंगे कि भाई वो बहुत अमीर होंगे। ठीक है, अगर किसी के घर में जाते हो, अगर मेरे घर में आए मान लो आप, मैं आपको थर्माकोल के प्लेट में खाना खिलाता हूं, तो आप क्या बोलोगे, यार गरीब है। किसी और के घर में गए, उसने आपको मतलब प्लास्टिक के प्लेट में खाया, तो यार थोड़ा सा उसके पास पैसा है। उससे किसी और के घर में गए तो उसने आपको चांदी के बर्तन में खिलाया, स्टील के बर्तन में खिलाया, तो भैया अच्छा है। किसी और के घर में गए तो सोने के प्लेट में खिला रहा है, तो और अच्छा है। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, उसके हिसाब से हम उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी मतलब जो इकोनॉमिक उनके घर की हालात है, आर्थिक अर्थव्यवस्था है उनके घर की, उसके बारे में हम आकलन कर लेते हैं उसको देखकर। सेम यहाँ पे हम सिक्कों को देखकर कह सकते हैं।
सिक्कों के अंदर में अगर मान लो गुप्त साम्राज्य सोने के सिक्के चला रहा था, हम ये मानेंगे भाई इनके पास पैसे बहुत होंगे, इसके कारण से सोने के सिक्के चला रहे हैं। तो सोने के सिक्के की पहली जो वजन होता था 124 होता था, बाद में उन्होंने 144 कर दिया, तो हम इसको तो ही मानेंगे भैया इनके पास बहुत अच्छा था। सिक्कों से हमें ये पता चलता है कि उस पर सिक्कों पर राजाओं के नाम गुदा होता था, तो हमें पता चलता था कि राजा कौन से किस राजा के द्वारा बनवाया गया है। जैसे हमारे सिक्कों पर गवर्नर का नाम होता है, या फिर काल समय का भी उसमें लिखा होता है कि 2020 चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो हमें समय का भी पता चलता है कि किस समय में बनवाया गया। सिक्कों पे अक्सर उनके कुल देवी देवताओं के चित्र बने होते थे, हाथी घोड़े अलग अलग तरह के, तो उनसे भी हमें पता चलता था कि वो इसकी आराधना करते थे। आराध्य देव जो हुआ करते थे उनकी चित्र बनाए जाते थे, अंकित किए जाते थे सिक्कों पे, जिसके थ्रू हमें इसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, और हम कंपैरिजन कर पाते हैं कि किस काल में कितना ज़्यादा विकसित हुआ, कितना ज़्यादा किसके पास आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, वो भी हम यहाँ पे कंपेयर कर पाते हैं सिक्कों के माध्यम से। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। और दोस्तों आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो वापस स्टार्ट किया है, बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट के बाद। ठीक है, तो अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा आता है, जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वीडियो में आप उसका आंसर देते हो, ठीक है, और सही से करते हो, पढ़ाई करते हो, आप सही से व्यूज़ आ रहे हैं, सही से देख रहे हो आप, ठीक है, अच्छा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, तब मैं आगे का कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। ठीक है, आप सभी बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा, बट मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों वीडियो को देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि आप एमए हिस्ट्री की वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा लेंथी, और जितने भी आपने यूट्यूब पर वीडियो देखोगे ना, जितने भी जो अलग अलग टीचर्स ने पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पर वीडियो, सब ने क्या किया है कि छोटा सा आपको समझाकर हट गए हैं, पर मैं खुद जिस तरीके से पढ़ा हूँ मैं आपको उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पूरी बुक से एक एक पॉइंट्स को लेकर उठाकर पढ़ना, फिर आपका क्वेश्चंस करवाना पहली दूसरी के बच्चों की तरह। ठीक है, आपको जिससे पूरा बेसिक क्लियर हो चीज़ों का। ठीक है, थोड़ा सा आपको मतलब 98% तक मैं क्लियर करवा देता हूँ, तो 2% बनता है, बचता है वो आपको अगर खुद एक बार रीड आउट करो बुक को, तो आपका पूरा पॉइंट्स जुड़ते हुए चले जाएंगे और आपको समझ में आएगा चीज़ें कि ऐसी ऐसी ये चीज़ें थी। ठीक है, समझ में आता है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपके अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, किसी के भरोसे मत रहिए, बट जो भी चीज़ें अगर मैं डाल रहा हूँ वीडियो पे आप देखिए। आपने अगर चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है फिर भी एक बार देख लीजिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, रफली आपको कवर हो। ठीक है, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए। आप वहाँ से कभी भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो, कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हो। और अक्सर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, अपने डाउट क्लियर करते हैं। अगर आपके पास भी कोई डाउट हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।